अब हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बुक से ओशियनोग्राफी। ठीक है, तो देखते हैं इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं ब्लैक बुक में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच इज़ द लार्जेस्ट या डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। कौन सा ऐसा ओशियन है जो कि डीपेस्ट है या लार्जेस्ट है ओशियन ऑफ द वर्ल्ड में। तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है ये लार्जेस्ट या फिर डीपेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। अगर बात करें लार्जेस्ट की तो सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशन और सदर्न एशियन और आर्कटिक ओशियन। तो 5 जो ओशियन है, वैसे कहीं कहीं पे 4 भी लिखा हुआ रहता है, सदर्न को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सिक्वेंशियल ऑर्डर है इसका। तो ठीक है, तो इंडियन ओशियन कितने रैंक पे आता है? 3rd वाले रैंक पे। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ एरिया इज अप्रोक्सीमेटली फिल्ड विथ वाटर। तो बोला क्या है कि अर्थ का जितना भी एरिया है उसका कितना परसेंटेज वाटर है, तो ये हो जाएगा 70%। तो ये भी याद रखिएगा कि जितना परसेंट वाटर है उसका सिर्फ 1% वाटर ही पीने लायक है। द वाटर साइकिल इज ऑल्सो कोल्ड। तो वाटर साइकिल को और क्या से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। थोड़ी देर पहले वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे कि हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, हाइड्रोस्फीयर बात किए थे। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ही वाटर साइकिल बोलते हैं। लाइफ ऑन अर्थ बिगिन इन द ओशियन ऑलमोस्ट ईयर्स एगो। तो बोला गया है कि लाइफ जो है अर्थ पे बिगिन हुआ था इन द ओशियन ऑलमोस्ट कितना साल पहले, तो ये हो जाएगा 3.5 बिलियंस ईयर्स एगो। तो हम लोगों ने 5 ओशियन की बात करी, 5 ओशियन लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा था पैसिफिक ओशियन। ठीक है, उसके बाद बात की हम लोग अटलांटिक ओशियन की, इंडियन ओशियन की, सदर्न ओशियन, तब आर्कटिक ओशियन। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मेगा ओशियन दैट सराउंडेड बाय ए सिंगल कंटिनेंटल मास बिफोर द कंटिनेंटल रिफ्ट एज डिस्क्राइब्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर। तो बोला गया है कि उस मेगा ओशियन का नाम क्या था जो सराउंडेड था एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो पहले जितने भी अभी कंट्रीज़ हैं उस टाइम से सिर्फ उस टाइम एक ही ओशियन हुआ करता था। एक था एक सी हुआ करता था, एक का नाम था तेथिस सी, और एक ओशियन का नाम था पेंथालासा। पेंथालासा से ही सब कोई घिरे हुए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हम लोग क्या हुआ, अलग अलग हो गए। यूरोप बन गया, एशिया बन गया, ये बाद में हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ओशियंस भी डिवाइड हो गए। ठीक है, तो उससे पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ एक ही ओशियन हुआ करता था, वो था पेंथालासा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये पहले ये पूरा लैंड हुआ करता था किस चीज़ का, पेंगिया का। ठीक है, उसके बाद फिर लोरेशिया हो गया, गोंडवाना हो गया। ठीक है, यहीं पे हुआ करता था तेथिस सी। ठीक है, यहाँ पे तेथिस सी था, और ये पूरा पूरा जो ओशियन देख रहे हैं ये हुआ करता था पेंथालासा। ठीक है, तो किस तरह से डिवीजन हुआ है हम लोग का, ये दिखाया गया है पूरा। 225 मिलियन से ईयर से गो, 150 मिलियन से ईयर से गो, 100 मिलियन से ईयर एगो, उसके बाद फिर ये दिखाया गया है। ठीक है, आज का अर्थ की बात किया गया है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक ही ओशियन हुआ करता था, वो उसका नाम था पेंथालासा। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओशियन एनर्जी कंजर्वेशन टी इज इन द OTEC स्टैंड फॉर। तो बोला गया है कि ओशियन एनर्जी कंजर्वेशन में यहाँ पे OTEC में टी का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मल। तो OTEC का मतलब क्या होता है, OTEC का मतलब होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। ये एक प्रोसेस और टेक्नोलॉजी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय हार्नेसिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओशियन सरफेस वाटर एंड डीप ओशियन वाटर। गल्फ, अब पूछा गया है अगला क्वेश्चन, इन ज्योग्राफी गल्फ स्ट्रीम रिफर्स टू। तो गल्फ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वार्म ओशियन करंट को बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज टर्म्ड एज। तो वर्टिकल अगर एयर मूव कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एयर करंट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि या तो एयर जो है वो हॉरिजेंटली मूव करेगा, जैसे बादल बहता है
एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, एयर जो है हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। लेकिन जब वाटर वेपर बादल में बादल बनने तक सीधा ऊपर उठता है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट, यानी कि एयर करंट का मूवमेंट बोलते हैं। विच वाटर करंट इज़ नॉट ए कोल्ड करंट, तो बोला गया है कि कौन सा वाटर करंट है जो कि कोल्ड करंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील करंट। तो मैं एक डेटा दिखाने वाला हूँ आपको, जिसमें कोल्ड करंट और वार्म करंट देखने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, ठीक है। उसको आगे बताते हैं हम लोग क्या करना है। पहले 10 नंबर देख लेते हैं। इज़ ए वार्म ओशियन करंट, बोला गया है कि कौन सा वार्म ओशियन करंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जो होता है ये वार्म ओशियन करंट होता है, ठीक है। तो कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है, इसके लिए हम लोग को डेटा चाहिए, ठीक है, तभी बता पाएंगे। तो अब फिर से आ गया, कोल्ड ओशियन करंट कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेम्बोल्ट करंट। इज़ नॉट एन ओशियन करंट, कौन सा ऐसा है जो कि ओशियन करंट नहीं है, तो ये हो जाएगा जेट स्ट्रीम। तो उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ब्राज़ील कोल्ड करंट नहीं है, तो क्या करंट है, वार्म करंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया है, कहाँ गया, ब्राज़ील 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 जो है यहाँ पे कोल्ड दिया गया है, इसको सही कर लीजिएगा, इसको ये वार्म हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड करेक्ट नहीं होकर के ब्राज़ील क्या होता है, वार्म होता है, यहाँ पे गलत दिया गया है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक बार देख लेते हैं। बफन आइलैंड करंट कोल्ड है, लेब्राडोर कोल्ड है, एंग्लो करंट वार्म है, एंड कहाँ कहाँ पे चलता है इस तरह का करंट, तो आर्कटिक ओशियन में ये वाला ये दोनों दिया गया है, अटलांटिक में इतने सारे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कैरेबियन करंट क्या है, वार्म करंट है। ब्राज़ील करंट कौन सा बोले, ये वार्म करंट होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद इंडियन ओशियन में किस तरह के करंट चलते हैं, तो अगुल्हास करंट है, वार्म है। मोज़म्बिक करंट है, वार्म है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, कोल्ड है, ठीक है। तो अलास्का करंट है, वार्म है। तो ये अभी देखिए हेम्बोल्ट करंट जो है ये कौन सा करंट है, कोल्ड करंट। तो इसको, इस डेटा को आप लोग याद कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका। इज़ नॉट ए कोल्ड ओशियन करंट, फिर से वही आ गया, तो ये हो जाएगा कुरोशियो, ठीक है। कुरोशियो कौन सा करंट है, तो यहाँ पे देखिए कुरोशियो जो है ये वार्म करंट है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को ही याद रख लीजिए, अगर पूरा डाटा नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो कुरोशियो किस तरह का करंट है, वार्म करंट है। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा कोल्ड करंट नहीं है, तो कुरोशियो जो है ये वर्ल्ड करंट है। द लार्जेस्ट करंट बिकॉज ऑफ इट्स डार्क वाटर्स इन इज़ नोन एज द ब्लैक करंट एंड दैट इज़, तो बोला गया है कि लार्जेस्ट करंट है बिकॉज ऑफ इट्स डार्क वाटर, और इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक करंट भी बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा कुरोशियो करंट, ठीक है। और कुरोशियो किस तरह का करंट था, वार्म करंट था, इसी को डार्क करंट भी बोलते हैं। इज़ नॉट ए प्राइमरी फोर्स विच इन्फ्लुएंस द ओशियन करंट, तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा प्राइमरी फोर्स नहीं है जो कि इन्फ्लुएंस करता है ओशियन करंट को, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो क्या क्या चीज़ है जो इन्फ्लुएंस करता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कॉर्लिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी वजह से क्या होता है, ओशियन करंट। ये प्राइमरी फोर्सेस हैं जो ओशियन करंट पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। विच करंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, बोला गया है कि किस तरह का करंट, कौन सा ऐसा करंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर बढ़ाने का वेस्टर्न यूरोप में, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। एक्सटेंसिव डेजर्ट अकर इन वेस्टर्न ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द कंटिनेंट बिकॉज, तो बोला गया है कि बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंसिव जो है वो डेजर्ट अकर करता है वेस्टर्न ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द कंटिनेंट बिकॉज, तो क्यों ऐसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ शोर ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स एंड कोल्ड ओशियन करंट। विच ओशियन करंट डज नॉट अकर इन अटलांटिक ओशियन, तो थोड़ी देर पहले ही देखे थे कौन कौन सा अटलांटिक ओशियन में करंट था, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेरू करंट, पेरू करंट को ही क्या बोलते हैं, हेम्बोल्ट करंट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हेम्बोल्ट करंट कौन सा इसमें था, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। हेम्बोल्ट कहाँ पे था, पैसिफिक ओशियन में था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, अटलांटिक दिया हुआ है। और इसको पेरू करंट को और क्या नाम बोलते हैं, हेम्बोल्ट करंट बोलते हैं, पेरू करंट बोलते हैं, जो कि पैसिफिक ओशियन में चलता है। द ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ ब्राज़ील करंट इज़ कोल्ड, तो ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ ब्राज़ील करंट
को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यानी कि ब्राज़ील करंट जो कि ईस्टवर्ड की तरफ कंटिन्यू चलते जा रहा था, उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वाटर ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन एरियाज वेयर, तो फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड मिलता है कहाँ पे, जहाँ पे वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मीट करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोल रहे थे, फिशिंग ग्राउंड है, ठीक है। फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स। नेक्स्ट, विच इज़ ए लैंडलॉक्ड सी, तो कौन सा ऐसा है जो कि लैंडलॉक्ड सी है, तो ये हो जाएगा अरल सी। तो बहुत सारे ऐसे सी हैं, वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सी हैं जो कि लैंडलॉक्ड है, तो उनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं आपको, जैसे अरल सी है, कैस्पियन सी है, डेड सी है, सी ऑफ गैलिली है, तो ये उसके बाद सेल्टोन सी है, ये सारे क्या हैं एक्चुअली लैंडलॉक्ड सी है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है कैस्पियन सी, डेड सी, सी ऑफ गैलिली, एरल सी, ये सारे लैंडलॉक्ड सी हैं, यानी कि ओशियन में जाके नहीं मिलते हैं। टू सीज और वाटर बॉडीज कनेक्टेड बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर इज़ नोन एज, तो दो सी या फिर दो वाटर बॉडीज़ जो कि कनेक्टेड होते हैं एक नैरो स्ट्रेच के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज इज नोन एज, तो बोला गया है कि नैरो पैसेज क्या है, वाटर का एक नैरो पैसेज है जो कनेक्ट करता है टू वाटर बॉडीज़ को, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट। फिर से स्ट्रेट, ए वाटर बॉडी सेपरेटिंग टू लैंड ऑफ मासेस, दो लैंड ऑफ मासेस है, बीच में वाटर है, वाटर स्ट्रेट, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, जैसे ये है, ये एक ये लैंड है, एक ये लैंड है, बीच में एक वाटर बॉडी है पतला वाला सा, जो दो इसको अलग करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो दो लैंड को अलग करने वाला बीच में कौन होता है, स्ट्रेट होता है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि दो सी को जोड़ने वाला, जैसे यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, तो दो समुंदर को जोड़ने वाला जो बीच पतला में पानी का रास्ता होता है, ये पतली वाली जो पानी का रास्ता है, इसको भी क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो दो सी को जोड़ने वाला या दो लैंड को अलग करने वाले, लैंड मासेस को अलग करने वाले को ही स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, एक मैंने ऑप्शन सी ले लिया है, किस किस को अलग करता है, तो देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस को अलग करता है, अटलांटिक ओशियन को और मेडिटेरियन सी को, ठीक है। या फिर सॉरी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस को जोड़ता है, अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से। अब किस किस को अलग करता है, तो ये हो जाएगा स्पेन को मोरक्को से अलग करता है, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रेट से, किस किस वाटर बॉडी को जोड़ा जाता है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जोड़ता है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से। किस किस लैंड को अलग करता है, तो स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर प्रोवाइड्स एंट्री इनटू, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है एंट्री, इसकी वजह से एंट्री होता है किस चीज़ में, तो ये हो जाएगा अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन मेडिटेरियन सी से जोड़ने वाला, ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स, किस किस को कनेक्ट करता है, अभी देखें तो ये हो जाएगा अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी। और किस किस को अलग करता है, तो ये हो जाएगा, अभी थोड़े देखें, पहले देखें मोरक्को और स्पेन, ठीक है। विच ऑफ दीज स्टेट सेपरेट एशिया एंड अफ्रीका, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, तो ये हो जाएगा बाबल मंदेब, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। विच स्टेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया को अलग करेगा, तो कंट्री को अलग करेगा तो स्टेट ही, ठीक है, लेकिन पानी को, वाटर बॉडी को दूसरे वाटर बॉडी से जुड़ेगा वो भी स्टेट ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा बास स्टेट जो है, ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया और ये है तस्मानिया, ये बीच में कौन सा है, बास स्टेट है। उसके बाद बाब अलमेन जो था, ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाई, तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका सेपरेट किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा बियरिंग स्ट्रेट, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट कनेक्ट आर्कटिक ओशियन विथ पैसिफिक ओशियन, अब बोल रहा है यहाँ पे वाटर बॉडीज के बाद बोल रहा है, तो वाटर बॉडीज जब भी आएगा कनेक्शन की बात करेगा, वाटर बॉडीज का बात बोला है, आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा बियरिंग स्ट्रेट, ठीक है। आप याद करने के लिए ये भी याद रख सकते हैं, बियरिंग स्ट्रेट, आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, तो BAP बाप, ठीक है,
बियरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करता है आर्कटिक और पैसिफिक को। द स्ट्रेट कनेक्ट मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन। अभी देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज सिचुएटेड इन, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये सिचुएटेड कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा एबेरियन पेनिनसुला में। मोरक्को को अलग कर रहा था, ठीक है, वो स्पेन से। तो ये बियरिंग स्ट्रेट को भी देख लेते हैं। बियरिंग स्ट्रेट देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये है एशिया, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है बियरिंग स्ट्रेट। किस किस को जोड़ता है बियरिंग स्ट्रेट, तो ये हो जाएगा पैसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुंडा स्ट्रेट लाइज बिटवीन, तो सुंडा स्ट्रेट जो है ये लाई करता है कहाँ पे, जावा एंड सुमुत्रा आइलैंड के बीच में। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का सेपरेट विच टू लैंड मासेस, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो सेपरेट करता है कौन कौन से दो लैंड मासेस को, तो ये हो जाएगा मलायाले पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा, ठीक। सुंडा स्टेट जो था वो जावा एंड सुमात्रा के बीच में था। अब पूछा गया है कि स्टेट ऑफ मलाक्का जो किस किस के बीच में है, तो समुद्रा, इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा और मलाय पेनिनसुला के बीच में। तो याद रखना आसान है, मलाक्का से आया मलाय पेनिनसुला। श्रीलंका इज सिचुएटेड ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अक्रॉस पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ, तो बोला कि है श्रीलंका जो है इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट में है, ठीक है। वो किस किस स्टेट के बीच में है, तो ये हो जाएगा पल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में। व्हाट इज ए पल्क स्टेट, तो पल्क स्टेट क्या है, एक वाटर बॉडी है जो कि सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया शायद, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एक्रॉस द पल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो मैंने एक्रॉस मतलब चार किस किस से घिरा हुआ है, पल्क स्टेट से और गल्फ ऑफ मन्नार से घिरा हुआ है श्रीलंका। तो ये देख सकते हैं पल्क स्टेट इधर है और इधर गल्फ ऑफ मन्नार है और इधर क्या है, श्रीलंका है और इधर इंडिया है, ठीक है। उसके बाद अभी बात की सुमात्रा और जावा को कौन अलग करता है, तो ये हो जाएगा सुंडा स्ट्रेट। बाब अल मंदेब स्ट्रेट कनेक्ट विच वाटर बॉडी, तो अभी देखें कि एशिया को अफ्रीका से अलग करता है बाब अल मंदेब, लेकिन कौन कौन से वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को। अगला क्वेश्चन है द स्टेट दैट कनेक्ट रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेज स्टेट या स्वेज कैनाल्स, ठीक है। स्वेज कैनाल का नाम सुने होंगे, तो वो कनेक्ट करता है रेड सी और मेडिटेरियन सी को। स्टेट सेपरेट आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमुत्रा, ये देख चुके स्टेट कौन सा है जो कि जावा और सुमुत्रा को अलग करता है, तो ये हो जाएगा सुंडा स्टेट। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड द मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द, तो बोला गया है कि डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो मरीना ट्रेंच है, वो कौन से कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा पैसिफिक ओशियन में। एक्चुअली ट्रेंच का मतलब क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो अभी बात की हम लोग क्या, मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट कौन करता है, स्वेज कैनाल या स्वेज स्ट्रेट बोलते हैं। तो समुंदर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग ट्रेंच, जो कि वैली की तरह बना हुआ था लेकिन समुंदर है, ठीक है। समुंदर में इस टाइप का, ठीक है, वी शेप्ड का बना हुआ रहता है और इसी को बोलते हैं ट्रेंच। तो ये कहाँ पे है, मरीना ट्रेंच जो है ये कहाँ पे है, ये पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। मरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में है। सुंडा ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब समझ लिए। अब सुंडा ट्रेंच कहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा इंडियन ओशियन में, क्योंकि सुंडा स्टेट देखे थे सुमुत्रा और जावा को अलग कर रहा था, वहीं पे है सुंडा ट्रेंच जो होगा वो इंडियन ओशियन में होगा। द डीपेस्ट ट्रेंच इन इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन में जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो कौन सा है, वो हो जाएगा जावा ट्रेंच। अगला क्वेश्चन है टाइनी मरीन एनिमल्स विच कंस्टिट्यूट लाइमस्टोन स्केलेटन्स आर कॉल्ड,
तो टाइनी मरीन एनिमल जो कि कंस्टिट्यूट करता है लाइमस्टोन स्केलेटन को, इसको क्या बोलते हैं? कोरल रीफ्स बोलते हैं। तो कोरल रीफ्स देख लेते हैं एक बार इमेज के थ्रू। द कोरल रीफ्स आर द मरीन काउंटर पार्ट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कोरल रीफ्स को देख लेते हैं। तो ये इस तरह के देखे होंगे हम लोग, ये एक्चुअली में क्या है, ये एनिमल्स है, ठीक है, मरीन एनिमल्स है। इसी को क्या बोला जाता है? कोरल रीफ्स बोलते हैं। द कोस्टल पार्ट seaward sloping of water bodies of the ocean which is structurally part of the mainland of the constituent is called। तो इसको क्या बोलते हैं? कोस्टल पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ द ओशियन विच इज स्ट्रक्चरली द पार्ट ऑफ, स्ट्रक्चरली जो है वो मेनलैंड का ही पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं कंटिनेंटल शेल्फ, ठीक है। इसको देखेंगे मैप के थ्रू भी, कंटिनेंटल शेल्फ क्या होता है। इस स्पेशल टाइप ऑफ वेल in which water rises automatically under the pressure of a column of water to the ground surface through a hole is known as। तो ये इस स्पेशल टाइप का वेल है जहाँ पे क्या होता है, वाटर राइज होता है ऑटोमेटिकली अंडर द प्रेशर ऑफ ए कॉलम ऑफ वाटर टू द ग्राउंड सरफेस थ्रू ए होल, उसको क्या बोलते हैं? एरेस्टिशियन वेल। द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर इज, तो लार्जेस्ट रिजर्वायर जो फ्रेश वाटर का है वो हो जाएगा ग्लेशियर, जो होता है वो लार्जेस्ट रिजर्वायर होता है फ्रेश वाटर का। व्हाट इज़ द शेप ऑफ अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन का शेप क्या है? तो ये हो जाएगा एस शेप्ड। यहाँ पे देख सकते हैं अटलांटिक ओशन का शेप क्या है, एस टाइप का है, ठीक है। एस्ट्रियन वेल की बात कर रहे थे, ठीक है। ये जो है एक तरह का पाइप है वो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रियन वेल बोलते हैं। What is the interval between high altitude and neap tide, high tide and neap tide at a given place? High tide और low tide, neap tide को low tide भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कितने का होता है? तो ये हो जाएगा 12 आवर 26 मिनट्स। इन सी प्लांट्स आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू द डेप्थ ऑफ, तो बोला गया है कि सी समुंदर में प्लांट्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं अप टू द डेप्थ ऑफ, उसके बाद प्लांट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 200 मीटर्स। बेस्ट वे टू कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज, तो अगर वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है तो क्या करना चाहिए हम लोग को? कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग सारे होंगे, लेकिन क्या क्या है? वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड वाटर बॉडीज़, रीयूज़ ऑफ वाटर एंड रिचार्जिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, वाटर शेड डेवलपमेंट, इंटेंसिव एफोरेस्टेशन, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। तो ये सारे कंसेप्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या ऑप्शंस में दिया गया था, ये तो ब्लैक बुक में इस तरह का ही लिखा हुआ है, ऑल द ऑप्शंस मेंशनड हियर। अब क्या ऑप्शंस था पता नहीं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन का शेप पूछा गया था। थोड़ी देर पहले एटलांटिक देखे, एटलांटिक का क्या था? यहाँ एस टाइप का शेप होता है एटलांटिक का, लेकिन पैसिफिक का क्या होता है? तो पैसिफिक का होता है ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, ठीक है। अब ये लो टाइड और हाई टाइड देख लेते हैं। ये होता है एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो सन के सामने जब मून आता है तो मून का भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी है, वो अर्थ को क्या करता है? अर्थ को खींचने का कोशिश करता है, लेकिन अर्थ को तो नहीं खींच पाता, अर्थ का वाटर बॉडी को खींचना है, यानी कि अर्थ में जो समुंदर में जो पानी है वो खींचता है इसके तरफ। और ये कब देखने को मिलता है? न्यू मून और फुल मून के टाइम पे देखने को मिलता है, ठीक है। स्प्रिंग टाइड बोलते हैं या फिर हाई टाइड बोलते हैं, और नीप टाइड का मतलब लो टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो जब अगर सन अगर मून अगर परपेंडिकुलर है, मून अगर एक ही लाइन पे है तो उस टाइम हाई टाइड आएगा, लेकिन मून अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है तो उस टाइम क्या आएगा? लो टाइड आएगा, ठीक है। तो होता क्या है, ग्रेविटी की वजह से वो जो अर्थ का जो वाटर बॉडीज़ है वो खींचे चले जाता है मून की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है? पानी थोड़ा सा ऊपर उठ करके फिर नीचे बैठता है, उसी को बोलते हैं हाई टाइड लो टाइड, ठीक है। जिसका गैप देखें हम लोग कितना, 12 घंटा 26 मिनट, ठीक है। तो ये याद रखना है। हाई टाइड कब कब आता है? न्यू मून में और फुल मून के टाइम पे, ठीक है। न्यू मून और फुल मून, तो सन भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और मून भी, तो दोनों मिल करके क्या होता है, जिसकी वजह से हाई टाइड और लो टाइड्स आते हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो स्मॉलेस्ट ओशियन इज, तो स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है? आर्कटिक ओशियन है। Among the world ocean, which ocean is having the widest continental shelf? तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा ओशियन है जिसका वाइडेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक ओशियन। सबसे छोटा होने के बावजूद भी वाइडेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ है। इन ओशियन वेयर इज
बेंथोस फाउंड, तो बेंथोस कहाँ पे मिलता है, तो ये हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ ओशियन। अब बेंथोस होता क्या है ये भी देख लेते हैं। बेंथोस क्या है, एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि रिवर के, सी के, लेक के, स्ट्रीम के सबसे नीचे पार्ट में पाया जाता है। ठीक है। सारगेसो सी इज सिचुएटेड इन, तो सारगेसो सी है जो है ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा अटलांटिक ओशियन में। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात कर रहे थे जो कि किसका पार्ट होता है, एक्चुअली मेन लैंड का ही पार्ट होता है। ठीक है। देखिए ये कोस्ट है और ये मेन कोस्ट का बगल वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो यही पूछा गया था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, मेन लैंड का ही पार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज है और ये ओशियन है। तो बेंथोस की बात कर रहे थे, तो सबसे ऊपर में क्या होता है, प्लैंकटन होता है, उसके बाद नेंगटन होता है, बेंथोस सबसे नीचे होता है। तो बेंथोस ये देख सकते हैं इस तरह का। ठीक है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, बेंथोस बोलते हैं। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बेंथोस में क्या क्या आ सकता है। अगला देखते हैं, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो कौन सा सेकेंड लार्जेस्ट है, तो ये हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन। इंडियन ओशियन का रैंक थर्ड हुआ। ए वाइड इनलेट ऑफ सी यूजुअली कनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज, तो वाइड इनलेट ऑफ सी यूजुअली कनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे बे। ठीक है। बे किसको बोलेंगे, मैप के थ्रू भी देख लेते हैं हम लोग। ट्रेजिनियस डिपॉजिट आर फाउंड इन, तो ट्रेजिनियस डिपॉजिट जो है मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, तो ये हो जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप पे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख चुके हैं, वहीं पे ट्रेजिनियस डिपॉजिट मिलेगा हमको। ट्रेजिनियस डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट ऑफ मड, सैंड, ग्रेवल एंड वॉल्केनिक मटेरियल्स। सी ब्रिज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, तो सी ब्रिज कब बनता है, दिन के टाइम पे बनता है। सी ब्रिज, लैंड ब्रिज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। तो बे किसको बोलते हैं, इस तरह का देखिए कनकेव टाइप का शेप बना हुआ है। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं। यानी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ और एक तरफ से सिर्फ फाँका है, खुला हुआ है, तो इसको बोलते हैं बे। जैसे बे ऑफ बंगाल बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अगला है विच सी हैज़ हाईएस्ट सॉलिनिटी, तो सबसे ज़्यादा सॉलिनिटी कहाँ पे है, सॉल्ट, सबसे ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा डेड सी, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता है। स्प्रिंग टाइड्स अकर ऑन, तो स्प्रिंग टाइड्स कब मिलता है, तो ये फुल मून एज वेल एज न्यू मून पे स्प्रिंग टाइड देखने को मिलता है। स्प्रिंग टाइड का मतलब हाई टाइड, तो ये फुल मून के टाइम पे या न्यू मून के टाइम पे देखने को मिलता है। टाइड्स इन द सी हैव स्टोर्ड इन देम, तो टाइड जो होता है सी में वो किस कारण से होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है, या ग्रेविटेशनल पुल भी लिखा हुआ हो सकता था। विच इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, तो कौन सा ऐसा ओशियन है जिसका नाम जो है किसी कंट्री के बाद कंट्री के नाम से ही है, तो ये हो जाएगा इंडियन ओशियन। अगला क्वेश्चन, एटोल इज़ ए काइंड ऑफ, तो एटोल क्या, किस तरह का क्या चीज़ है, तो ये होता है इनलैंड सी। एक एटोल जो है ये क्या है, इनलैंड सी है। ए स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्शियली और फुल्ली सेपरेटेड बाई ए नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड, तो एक तरह का स्ट्रेच है सी वाटर का जो कि पार्शियली या फुल्ली सेपरेट करता है बाई ए नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी, इसको बोलते हैं लेगून बोलते हैं। ठीक है। तो लेगून देख लेंगे हम लोग, लेगून किस तरह का होता है। इको सराउंडिंग इज़ ए टेक्निक अप्लाइड टू, तो इको सराउंडिंग जो है ये टेक्निक अप्लाइड किया जाता है मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, यानी कि अगर सिर्फ सी का डेप्थ मेज़र करना है तो हम लोग इको के थ्रू यूज़ करते हैं, यानी कि साउंड को भेजते हैं, साउंड जब दोबारा वापस टकरा करके वापस आता है तो उससे हम लोग का डिस्टेंस मेज़र हो जाता है, डिस्टेंस और टाइम भी, डिस्टेंस से वेलोसिटी मेज़र कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द शेप ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का शेप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग देखे थे एस शेप्ड किसका था, अटलांटिक ओशियन का। ट्रायंगुलर शेप किसका था, पैसिफिक ओशियन का। इंडियन ओशियन का कोई भी इस तरह का कोई शेप नहीं है। ठीक है। तो लेगून का मतलब क्या होता है, लेगून का मतलब क्या कि स्ट्रेच ऑफ सी वाटर जो कि फैला हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा नैरो स्ट्रिप की वजह से वो मेन सी से थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है। ये नैरो स्ट्रिप है और यहीं से क्या हो जाए वो मेन सी से अलग हो जा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, लेगून बोलते हैं। ठीक है।
ठीक है, सी का ही पार्ट है लेकिन सी से थोड़ा सा हट के है, और कनेक्ट किसकी वजह से, हल्का सा नैरो स्ट्रिप से। द ओशियन विच टचेज द एशियन एंड अमेरिकन सोर्स, तो ऐसे ओशियन, उस ओशियन के बारे में बोला है जो कि एशियन और अमेरिकन सोर को टच करता है, तो ये हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। वेयर इज़ द ग्रेटेस्ट बैरियर रीफ लोकेटेड, तो ग्रेटेस्ट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा पैसिफिक ओशियन में। रिंग ऑफ फायर इज़ फाउंड इन, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा पैसिफिक ओशियन में। रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमेशा वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनो वगैरह होते रहता है, वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह होगा, सिस्मिक एक्टिविटी होगा, उसी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग रिंग ऑफ फायर। सी वाटर इज सॉल्टलियर देन रेन वाटर बिकॉज, तो सी वाटर क्यों सॉल्टलियर होता है, बिकॉज रिवर वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम अर्थ एंड पोअर इनटू सेम, तो रिवर्स जो है वॉश अवे करता है सॉल्ट अर्थ से, ठीक है, पानी गिरता है तो अर्थ में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो जाकर के समुद्र में जाकर के मिलते हैं, जिसकी वजह से समुद्र का पानी खरा होने लगता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में। ये भी पूछ सकता था किसके पास है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया में ही बोल सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बार ऑप्शंस भी आता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे पूछिए कौन सा ओशियन में है, तो हो जाएगा पैसिफिक ओशियन में। और ये रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर भी कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन, जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, अर्थक्वेक, ये सब आते रहते हैं। टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, तो टाइड जो आते रहता है सी में, वो ग्रेविटेशनल पुल किसकी वजह से, सन मून और अर्थ के, सन एंड मून ऑन अर्थ। तो सन और मून क्या करता है, अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से अर्थ का वाटर बॉडी थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, उसी को टाइड बोलते हैं। द राइमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे, तो राइमिक राइज और फिर गिरना, उसी को क्या बोलते हैं, एक दिन में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। द टर्म टेरिटोरियल वाटर मीन्स, टेरिटोरियल वाटर का मीन्स का मतलब क्या होता है, तो वाटर ऑफ द सी लोकेटेड क्लोज टू द कोस्ट ऑफ कंट्री, तो सी का जो पानी है जो कि क्लोज है कोस्ट ऑफ द कंट्री के, उसी को क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर। नीप टाइड, नीप टाइड मतलब लोअर टाइड, वो क्या होता है, वीक होता है। व्हेन आर नीप टाइड्स प्रोड्यूस, तो नीप टाइड कब होता है, जब व्हेन सन एंड मून आर एट द राइट एंगल टू द अर्थ, तो जब राइट एंगल में होगा तब नीप टाइड होगा। और हाई टाइड कब होगा, जब तीनों ही एक लाइन में होगा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे ओशिनोग्राफी से,